हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। ये चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही बात करें तो आपके जो फॉरेस्ट से रिलेटेड रिसोर्स से रिलेटेड एक्स्ट्रा नॉलेज है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को हम लोग डीपली क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं, यानी बेसिक से एडवांस तक समझेंगे, जिससे कि आपका वो चैप्टर, इस चैप्टर में जितने भी डाउट्स आए होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे। यानी हर वो डाउट्स का यहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिलेगा जो आपके दिमाग में अभी तक आया होगा। अगर नहीं भी मिलता है तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं, हम लोग उस डाउट को खत्म करने का ट्राई करेंगे। अगर बात करें, ये चैप्टर हम लोगों ने आपके लिए नोट्स के फॉर्म में भी डिजाइन किया है, तो आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि ये चैप्टर को हम लोग टॉपिक वाइज ना खत्म करके पूरा एक वीडियो में वन शॉट में लेके आए, तो आप लोग कंप्लीटली मैसेज या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक वाइज हमने वीडियोस को बनाया है ये आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, नोट्स का जो फॉर्मेशन मैंने किया है इस तरीके से किया है, कुछ माइंड मैप है, कुछ ग्राफ है, कुछ पाई चार्ट है, ये सारे तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे नोट्स को डिजाइन किया और बहुत इजी वे में डिजाइन किया है जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, इस तरीके से हम लोगों ने नोट्स को डिजाइन किया जिससे कि आपको समझ में आएगा। अब आते हैं आगे, समझते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें ज्योग्राफी का चैप्टर 2 फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, तो आपका सीबीएसई में तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, बट कहीं ना कहीं अगर आप किसी और भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी का नॉलेज जरूरी होना मांगता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अगर ये चैप्टर पढ़ना है तो बेसिकली समझ जाएं और साथ ही इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझे कि आपका आंसर भी अच्छे से हर क्वेश्चन का आपके पास हो। तो चलिए आइए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि अगर जिससे कि हम लोगों को मोटिवेशन भी मिल पाएगा और आपको टाइम पे नोटिफिकेशन भी मिल पाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि उनका भी डाउट जो होगा वो खत्म हो पाएगा। साथ ही हम लोगों ने इस वीडियो से या अलग अलग वीडियो से टारगेट रखा है कि कम से कम 100 के सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, जिससे कि और भी अच्छे तरीके से आपके पास नोट्स और अलग अलग कंटेंट अच्छे तरीके से पहुंच पाए। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो को स्टार्ट करना बहुत ज्यादा जल्दी से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ये वीडियो को हम लोग अलग अलग टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, यानी अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो आप लोग अलग अलग वीडियोस को देखते रहिए, जिससे कि आपका और नोट्स भी मैंने कहीं ना कहीं टेलीग्राम पे और ये जो आपको कमेंट बॉक्स होता है या जो डिस्क्रिप्शन होता है वहां पे मैंने क्या कर दिया है, लिंक शेयर कर दिया है, जिससे कि आपको नोट्स भी मिल जाएगा समय पे। अब आते हैं हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, तो सबसे पहले हम लोग को यह पता करना होगा कि फॉरेस्ट एक्चुअली में क्या होता है और वाइल्ड लाइफ क्या होता है। तो आइए समझते हैं। देखिए, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का बात करें तो फॉरेस्ट अलग होता है, वाइल्ड लाइफ थोड़ा सा उससे अलग होता है। अब आप सोच रहे होंगे फॉरेस्ट में ही तो वाइल्ड लाइफ है, नहीं, थोड़ा सा चेंज है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि हर वो टॉपिक का यहाँ पे आपको डिस्कशन मैं करवा रहा हूं। देखिए, फॉरेस्ट का बात करें तो देखिए, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ अलग अलग चीजें हैं। अब देखिए, फॉरेस्ट जो है डिफिनेशन इसका है, देखिए, लार्ज एरियाज कवर्ड विथ ट्री और प्लांट्स। जो लार्ज एरियाज है, जो कवर है किससे, ट्री और प्लांट से, उसको क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट बोलेंगे। ये तो आप लोग को समझ में आ गया। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट समझते हैं। देखिए, फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो फॉरेस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग को ऑक्सीजन देता है और क्लीन एयर देता है। साथ ही बात करें तो ये सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को, अलग अलग जो स्पीसीज है उनका हाउस भी होता है ये, यानी अलग अलग कहीं ना कहीं जो जीव जंतु है यहाँ पे रह पाते हैं, कहाँ पे, फॉरेस्ट में। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसका इंपॉर्टेंट समझा, दूसरा इंपॉर्टेंट समझा। अब बात करते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट, जो हम लोग के लिए भी यूजफुल बहुत ज्यादा है। ये वुड का सोर्स है बहुत अच्छा, तो ये याद रखना है। साथ ही मेडिसिन और मटेरियल्स का क्या है, बहुत अच्छा सोर्स होता है। कौन होता है, फॉरेस्ट। साथ ही अगर बात करें, ये रेगुलेट करता है क्लाइमेट को और वेदर को रेगुलेट करने का काम करता है, यानी अलग अलग तरीके से वेदर और क्लाइमेट में भी थोड़ा सा चेंजेस लाने की ट्राई करता है। कौन, फॉरेस्ट आपका। तो ये हो गया फॉरेस्ट और उसका इंपॉर्टेंस। दूसरी बात करें तो वाइल्ड लाइफ और इसका इंपॉर्टेंस समझते। देखिए, वाइल्ड लाइफ क्या होता है, अगर ऑल लिविंग्स बर्ड्स, यानी जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं और नेचुरल हैबिटेट्स में जहां पे रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वाइल्ड लाइफ बोलेंगे। यानी वाइल्ड लाइफ में जितने भी एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स, वो उनका जो नेचुरल हैबिटेट है
उसको हम लोग बोलेंगे वाइल्ड लाइफ, ना कि सिर्फ और सिर्फ जीव जंतुओं को बोलेंगे। यानी जहां पे रह रहे हैं वो लोग, उन सब को मिलाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? वाइल्ड लाइफ बोलेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों हमारे लिए है, तो आपको याद रखना होगा। इकोलॉजिकल बना के रखता है, यानी इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करके रखता है, साथ ही कंट्रीब्यूट करता है किसके लिए? बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आगे हम लोग समझ रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अब देखिए, जैसे कि रिसोर्स को प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया और मेडिसिन, ये सब भी कहां हम लोग को प्रोवाइड मिलता है? तो वाइल्ड लाइफ में मिलता है। तो मे भी आप लोग को समझ में आ गया होगा वाइल्ड लाइफ का इंपॉर्टेंस और फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर जो वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, इसको हार्म कौन कौन सी चीजें कर रहे हैं। तो याद रखना है, इसके थ्रेड्स में आपको याद रखना है डिफॉरेस्टेशन, पोचिंग और हैबिटेट जो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, तो आपको पता होगा कि कटिंग डाउन ट्री एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट के लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। ये नहीं सोचना है कि एग्रीकल्चर के लिए हम लोग ट्री को कट नहीं कर रहे हैं तो वो डिफॉरेस्टेशन नहीं है। बिल्कुल, एग्रीकल्चर के लिए हो या अपने डेवलपमेंट के लिए हो, अगर ट्री को कट किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? वो डिफॉरेस्टेशन है। साथ ही पॉचिंग क्या होता है? इलीगल हंटिंग होता है एनिमल्स का, उसी को क्या बोलेंगे? पॉचिंग बोलते हैं। साथ ही हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस क्या होता है, तो आपको याद रखना होगा लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, उसको क्या बोलते हैं? हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने बिल्डिंग्स बनाए, हम लोगों ने पुल का निर्माण किया, हम लोगों ने रोड को बनाया, हम लोगों ने हाईवेज बनाया, हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफिसेज बनाए, स्कूल बनाए, अलग अलग चीजें बनाए, ये सारे ने क्या किया? हैबिटेट को डिस्ट्रक्शन ही तो किया, उसने उसको नुकसान पहुंचाया, किसको? हैबिटेट्स को। अगर बात करें तो इसको कंजर्व कैसे किया जाता है, कंजर्व करने का भी मैंने यहां पे पॉइंट रख दिया है, यानी रिसोर्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का आंसर मिल गया होगा, साथ ही फॉरेस्ट जो वाइल्ड लाइफ का थ्रेड कौन कौन से हैं ये भी मिल गया होगा। अब इसको कंजर्व कैसे किया जा सकता है, तो ये समझते हैं। देखिए, कंजर्व करने के लिए जहां पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों को काटा जाएगा, तो वहां पे हम लोग पेड़ों को लगा देंगे, तो वो क्या कहलाएगा? एफोरेस्टेशन कहलाएगा। प्रोटेक्टिंग एरियाज, अगर हम लोग क्या करेंगे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाते हैं, जिससे कि वहां पे वाइल्ड लाइफ अपना रोल प्ले अच्छे से, वहां पे क्या जीव जंतु रह पाएंगे, एनिमल सर्वाइव कर पाएंगे। साथ ही नेशनल पार्क्स बनाएंगे, जिससे कि वो बहुत अच्छा हैबिटेट्स बनेगा, जिससे कि क्या होगा? कंजर्वेशन होगा, किसका? फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होंगे, किसके लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट के लिए। और साथ ही इंडेंजर्ड स्पीसीज जो क्या होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होंगे, जिससे कि बहुत अच्छा रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के रखेंगे। इससे क्या होगा? हमारा कहीं ना कहीं फॉरेस्ट क्या हो पाएगा? कंजर्व हो पाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, आपने जब एनसीईआरटी को पढ़ा होगा तो बहुत सारे डाउट निकले होंगे, यहां पे सारे डाउट्स को कंप्लीटली मैं खत्म करने का ट्राई कर रहा हूं। कमेंट्स में जरूर बताइए, जिससे कि हम लोग को पता चल पाए कि आपका डाउट कंप्लीटली खत्म हुआ है या नहीं। तो चलिए, अब देखिए, हम लोग का जो प्लैनेट्स है वो अलग अलग यहाँ पे क्या लोग रहते हैं, अलग अलग यहाँ पे डाइवर्स फॉर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इवन एनिमल्स हो, इंसेक्ट्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हो, प्लांट्स हो, ये सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर बात करें आवर प्लांट जो प्लैनेट्स हैं शेयर्ड विद द डाइवर्स फॉर्म्स, अब लाइफ यहाँ पे डाइवर्स फॉर्म में मिलता है। कैसे? आपको पता होगा, वी शेयर द अर्थ, यानी जो हमारे अर्थ हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलियंस ऑफ अदर्स लिविंग बींग्स यहाँ पे मिलते हैं देखने को। और कैसे देख सकते हैं? छोटे छोटे बैक्टीरिया से लेके बड़े बड़े जो स्पीसीज है, क्रिएचर्स है, जैसे कि एलिफेंट्स हो गया, वेल्स हो गया, ये सब आपको मिलेंगे। अच्छा, ये क्या एक अर्थ ही पे तो मिल पा रहे हैं, जिससे कि हम लोग को ये पता चल पाया कि ये एक ऐसा जगह है जहां पे छोटे छोटे बैक्टीरिया से लेकर बड़े से बड़े एनिमल तक रहते हैं, सरवाइव करते हैं। इसका मतलब ये क्या है? कहीं ना कहीं मिलियंस ऑफ जो लिविंग बींग्स हैं, ये उनका क्या है? ये घर है। तो आपको ये याद रखना है। साथ ही अगर बात करें इमेंस बायोडाइवर्सिटी इन आवर हैबिटेट्स, कैसे मिलता है? देखिए, The environment we live in has the vast variety of life of form, यानी याद रखना है vast variety of life forms होता है, उसी को किस नाम से जाना जाता है? तो बायोडाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। अभी भी नहीं समझ में आएगा तो आगे हम लोग कंप्लीटली समझ। देखिए, मैं थोड़े थोड़े तरीके से समझाने का ट्राई करता हूं, जिससे कि आपका कंफ्यूजन कंप्लीटली खत्म हो पाए। देखिए, अब वास्ट वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म है, जैसे कि एनिमल्स हो गए, मैं जो भी ह्यूमंस बींग्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, ये सब अलग अलग लाइफ फॉर्म ही है। तो लाइफ फॉर्म का अलग अलग वैरायटी ही क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। अगर नहीं समझ में आया तो अगला टॉपिक में आपको समझ में जरूर आएगा। अब समझते हैं कि जैसे आप लोगों ने सोचा कि तो फिर हम लोग को इससे क्या लेना देना? लोग तो रह रहे हैं, जीव जंतु रह रहे हैं, हम लोग को ये क्या समझने की जरूरत है? कुछ चीजें समझने की नहीं है, बिल्कुल समझने की जरूरत है।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा सा ह्यूमन को अपने अंदर का नॉलेज को बढ़ाने के लिए, जिससे कि जो भी चीजें यहाँ पे हैं रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सकता है और उनको बचाया जा सकता है, थोड़ा सा नॉलेज को रख के। अब आइए समझते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा इकोसिस्टम का। अब देखिए, एक आपको मिल गया बायोडाइवर्सिटी, एक मिल गया इकोलॉजिकल सिस्टम, तो दोनों वर्ड्स आपको आगे आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, 1 से 2 मिनट में आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए, ह्यूमन बीइंग्स क्या है, पार्ट्स है इकोलॉजिकल सिस्टम का। ह्यूमन एज अ पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल सिस्टम, ह्यूमन खुद पार्ट है क्या, एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम का। अब ये इकोसिस्टम क्या होता है थोड़ा सा आगे समझेंगे, पहले थोड़ा सा आपके अंदर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अलोंग विद द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिस तरीके से अलग लिविंग अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो ऐसे ही इकोसिस्टम में ह्यूमंस का भी एक क्या है, कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल सिस्टम में क्या है, अपना एक कॉम्प्लेक्स पार्ट रोल प्ले करता है। साथ ही वी आर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, हम लोग जो है ना बहुत छोटे पार्ट है इस जो सिस्टम ये बना हुआ है दिस सिस्टम में। एंड आवर सर्वाइवल हैवली डिपेंडेंट ऑन इट, और जो हमारा सर्वाइवल है कहीं ना कहीं इसी इकोसिस्टम के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। तो आइए हम लोग समझते हैं, डिपेंडेंस ऑन दी ह्यूमन, डिपेंडेंस ऑन दी अदर ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइवल। कैसे हम लोग डिपेंडेंट है क्या, अलग अलग अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो देखिए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, हमारे लिए इसेंशियल है किसके लिए, क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर और सॉइल को मेंटेन रखने के लिए। अगर हम लोग को जीना है तो कहीं ना कहीं प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी बचना पड़ेगा। अगर ये नहीं बचेंगे तो हम लोग को एयर कहां से मिलेगा, वाटर कहां से मिलेगा, सॉइल कहां से मिलेगा, तो हम लोग भी नहीं रह पाएंगे। इसका मतलब पूरी तरीके से ह्यूमन भी डिपेंडेंट है किस पे, प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अच्छे से हम लोग थोड़ा सा और समझेंगे। दीज आर अ क्रूशियल फॉर सर्वाइवल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, दे प्रोवाइड द एयर वी ब्रेथ, जो हम लोग सांस लेते हैं ये हम लोग को प्रोवाइड करता है। साथ ही जो पानी पीते हैं वो हम लोग को प्रोवाइड करता है। सॉइल जो है हम लोग जहां पे खाने को, अपना भोजन को प्रोड्यूस करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, वो हम लोग को कौन प्रोवाइड करता है, तो प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब मिलकर एक इकोसिस्टम ही तो प्रोवाइड करता है हम लोग को। अब देखिए, जो अब इसमें जो इकोसिस्टम है फॉरेस्ट का हम लोगों ने बात की, तो फॉरेस्ट क्या रोल प्ले करता है हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में, थोड़ा सा ऐसे समझेंगे। फॉरेस्ट प्ले अ वाइटल रोल फॉर इन द इकोनॉमिक इकोलॉजिकल सिस्टम, सॉरी फॉर दैट। अब देखिए, फॉरेस्ट प्ले करता है वाइटल रोल क्या, इकोलॉजिकल सिस्टम में, एज दे आर अ प्राइमरी प्रोड्यूसर, और साथ ही ये क्या है, बहुत अच्छा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के नाम के लिए जाना जाता है। ऑल द अदर लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग द ह्यूमंस रिले ऑन द फॉरेस्ट ऑन देयर रिसोर्स एंड सर्वाइवल। अगर ह्यूमन बींग्स को सर्वाइव करना है तो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है किसके ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर, जो फॉरेस्ट वाले रिसोर्सेज है, और सर्वाइवल के लिए ये किसके ऊपर डिपेंडेंट, तो आपको याद रखना है इकोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। कौन, टोटल जितने भी क्या है लिविंग बींग्स है, साथ वो ह्यूमन बींग्स का बात किया जा रहा है। अब देखिए क्या होता है इकोलॉजिकल सिस्टम, तो देखिए इकोलॉजिकल सिस्टम को मैंने यहां ब्रॉड तरीके से ही बताया और यहां शॉर्ट तरीके से ही बताया, दोनों समझते हैं। व्हाट इज ए इकोलॉजिकल सिस्टम का आंसर, देखिए इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इकोसिस्टम के भी नाम से जानते हैं। देखिए, अगर आपको पिक्चर जो YouTube पे जो आप वीडियो चला रहे हैं वो क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप पिक्सल जरूर बढ़ाइएगा, जिससे कि आपको क्लियरली विजिबल हो पाए वीडियो। तो आइए हम लोग आगे समझते हैं। ऑल्सो नोन एज द इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी कम्युनिटी होते हैं किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि आप लोग जानते होंगे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सब क्या है, कम्युनिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। अब ये इंटरेक्ट करते हैं क्या, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करना मतलब एक दूसरे से ये लोग मिलते जुलते हैं, कुछ नया चीज का फॉर्मेशन करते हैं। एंड अदर देयर फिजिकल इन्वायरमेंट में, कहां पे, देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, एयर, वाटर और जहां पे सॉइल होता है, यानी इस जगह पे ये लोग मिलते हैं एक दूसरे से और कहीं ना कहीं एक इकोलॉजिकल सिस्टम बनाने का ट्राई करते हैं। अब ये देखिए, इन एन इकोसिस्टम ऑल दिस कंपोनेंट वर्क टुगेदर, ये एक दूसरे के साथ में काम करते हैं, यूनाइट होके काम करते हैं, और रिले ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल, और एक दूसरे के लिए सर्वाइवल के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट्स है, किसके लिए, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ द बैलेंसिंग ऑफ द नेचर। तो आपको याद रखना है, नेचर को बैलेंस बनाने के लिए ये लोग एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट भी हैं और इंटर कनेक्टेड भी हैं, किसके लिए, एक इकोसिस्टम को बनाने के लिए। साथ ही फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझते हैं। जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है, ट्री जैसे मानते प्रोवाइड करता है हम लोग को ऑक्सीजन और फूड, लेकिन एनिमल्स जो हैं डिपेंड ऑन प्लांट्स। एनिमल किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अदर एनिमल्स फॉर फूड्स, यानी अदर एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है, किसके लिए, फूड्स के लिए। यानी
हम लोग या प्लांट्स, ये सब लोग का बात करें जो इकोसिस्टम का पार्ट है, कहीं ना कहीं ट्री के हम लोग को प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन और फूड्स। एनिमल डिपेंडेंट है किसके ऊपर? प्लांट्स और अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है भोजन के लिए। और डीकम्पोजर जैसे कि फंगी होते हैं, ये ब्रेक्स डाउन करते हैं डेड प्लांट्स को, एनिमल्स को, रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स बैक इन दी सॉइल, यानी ये पूरी तरीके से गलाने सराने का भी काम करते हैं, जिससे कि हमारा सॉइल का बहुत अच्छा फॉर्मेशन हो पाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा इकोसिस्टम कैसे एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। साथ ही दिस इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्रिएटेड द बैलेंस ऑफ इन्वायरमेंट, यानी ये क्या करता है, बैलेंस बनाने के रखता है, यानी चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, ये दोनों क्या करते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं। किसको? आपको इन्वायरमेंट को। वेयर ए लाइफ कैन थ्राइव, जहां पे लाइफ क्या होता है, एक संभव हो पाता है, संभव यानी पूरी तरीके से वहां पे लाइफ क्या होता है, सस्टेन हो पाता है। तो आपको याद रखना होगा। अब समझते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम और इकोसिस्टम को थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, इसका कंपोनेंट्स क्या है। इकोसिस्टम का कंपोनेंट्स आपको याद रखना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो अभी हम लोगों ने बात किया। क्योंकि इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग, जो लिविंग सिस्टम है या नॉन लिविंग थिंग्स है, ये सारे क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो नॉन लिविंग एलिमेंट जैसे कि आपको पता होगा एयर, वाटर और सॉइल होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ये दोनों कंपोनेंट्स है किसके, इकोसिस्टम का या इकोलॉजिकल सिस्टम का। अगर पूछा जाए कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। अब देखिए इनका इंटरेक्शन आपको कैसे दिखता है, फूड चेन के थ्रू, कौन किसको खाएगा और कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप लोग फूड चेन जानते होंगे। साथ ही एनर्जी का फ्लो, जैसे कि सनलाइट से एनर्जी प्लांट्स में जाता है, प्लांट से एनर्जी किस में जाता है, एनिमल से जाता है। तो ये आपको पता होगा, या एनिमल से एनिमल में जाता है। साथ ही न्यूट्रिएंट साइकिल, तो डिकम्पोजर रिसाइकल दी न्यूट्रिएंट्स, आप डिकम्पोजर होंगे क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं किसको, न्यूट्रिएंट्स को। साथ ही अगर बात करें इसका इंपैक्ट इकोलॉजिकल सिस्टम का किसके ऊपर, ह्यूमन के ऊपर क्या इंपैक्ट है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन और कंजर्वेशन एफर्ट्स, ये किसने किया, ह्यूमन बीइंग नहीं तो क्या, डिफॉरेस्टेशन ने इंपैक्ट डाला किसके ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर। पॉल्यूशन के कारण इकोसिस्टम के ऊपर क्या हो रहा है, इंपैक्ट पड़ रहा है। साथ ही कंजर्वेशन एफर्ट्स भी किसने लगाया, तो इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स ने लगाया। इसका इंपॉर्टेंस का बात करें, क्या हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस का रोल प्ले करता है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नेचर को बैलेंस करना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंस है इकोलॉजिकल सिस्टम को बचा के रखना, बायोडाइवर्सिटी के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो सस्टेनेबिलिटी आप लोग जानते होंगे चैप्टर 1 में क्या सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फॉरेस्ट इकोसिस्टम का बात करें तो उसमें ट्री, एनिमल और डिकम्पोजर्स होते हैं। अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम का बात करें तो फिश, एल्गी और वाटर होते हैं। ये सब क्या है, एक दूसरे को कंप्रोमाइज करते, ये एक दूसरे से मिलते हैं और इसके कारण एक नया चीज बना के देते हैं, जिससे कि हमारा या हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, लाइफ पूरी तरीके से सस्टेन कर पाता है। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, तो बायोडाइवर्सिटी में आपको याद रखना है कि बायोडाइवर्सिटी को भी अलग अलग पॉइंट से समझते हैं। देखिए रिचनेस इन दी लाइफ फॉर्म, अलग अलग पॉइंट में मैंने बनाया। डिफरेंट शेप एंड रोल्स क्या है बायोडाइवर्सिटी का, क्या बायोडाइवर्सिटी और कलेक्टेड है इन सिस्टम में, और साथ ही इंटरडिपेंडेंसीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानते हैं। देखिए बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो नोन एज, यानी इसको और नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से। अब इसमें क्या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, तो वैरायटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ, ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ, ये क्या कहलाएंगे, बायोडाइवर्सिटी कहलाएंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्या हमारे लिए, क्या इसमें क्या क्या मिलेंगे आपको, रेंज यानी रिचनेस ऑफ द लाइफ फॉर्म्स में क्या है। इट इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, प्लांट्स हो गए, ऑल्सो स्पीसीज दैट ह्यूमंस हैव कल्टिवेटेड लाइक क्रॉप्स। ये सब किसका पार्ट होते हैं, बायोडाइवर्सिटी होते हैं। आपके बुक में छोटा सा पॉइंट में बॉक्स में दिया गया था, मैंने इसको थोड़ा सा और डाइवर्स फॉर्म में कर दिया है। अलग अलग तरीके से समझेंगे तब समझ में अच्छे से आएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है वीडियो तो कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर बात करें डिफरेंट शेप्स ऑफ रोल का बात करते हैं।
दीज लाइफ फॉर्म कम इन अ मेनी शेप, जैसे कि अलग अलग साइज में मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में मिलेंगे क्या हमारे नेचर में। हो सकता है कोई प्लांट्स बड़े हैं तो कोई छोटे, कोई एनिमल्स छोटे तो कोई बड़े हैं, कोई बैक्टीरिया छोटे हैं तो कोई एनिमल्स बहुत बड़ा है, यानी अलग अलग फॉर्म, शेप और नेचर्स में हम लोग को ये चीज मिलता है। साथ ही बात करें ऑल कनेक्टेड इन अ सिस्टम, किस तरीके से कनेक्टेड है, इवन थ्रू दे आर डिफरेंट, अलग अलग तो हैं बट ऑल दीज स्पीसीज आर कनेक्टेड एंड वर्क टुगेदर द पार्ट ऑफ द बिग सिस्टम, जिसका पार्ट है वो बड़े सिस्टम का, सब लोग अलग अलग है बट एक दूसरे के साथ मिलके इंटरकनेक्टेड होकर क्या कर पाते हैं, काम हो कर पाते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बायो डायवर्सिटी बोलेंगे। अब देखिए इंटरडिपेंडेंसीज किस तरीके से है, दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल, एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट होते हैं, क्या किसके लिए, सर्वाइवल के लिए, यानी जीने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। फॉर्मिंग अ नेटवर्क क्या करते हैं, विच वेयर ईच स्पीसीज प्ले अ पार्ट, यानी यहाँ पे हर वो छोटा से छोटा, इवन मच्छर से लेके मक्खी से लेके बैक्टीरिया तक अपना रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम को, हमारे बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए। यानी हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है एक छोटा सा एरिया से बन के नहीं बना, बहुत बड़ा एरिया, बहुत ब्रॉड है, जिसमें बहुत सारे एनिमल्स का वैरायटी स्पीसीज ये सारा आता है। इकोसिस्टम भी मैंने आपको समझा रखा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं, और लाइक दीजिएगा जिससे, और साथ ही दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा वीडियो को, जिससे कि उनका भी डाउट्स क्या हो, कंप्लीटली खत्म हो पाए। तो मैंने यहाँ पे जिस तरीके से आपको नोट्स बनाया है, क्या ये सही था फॉर्म, या इसको और शॉर्ट करने की जरूरत है, मुझे पता है कि और भी शॉर्ट करने की इसको जरूरत है। मैं एक सेपरेट वीडियो, शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें कि आपको 1 से 1.5 घंटा में पूरा वीडियो खत्म कर दूंगा समझा के। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।